हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब मैं आपको बतला दूं कि पीछे कुछ दिनों से ये चैप्टर चल रहा है, तो 5 पार्ट्स इसके पीछे बन चुके हैं। आज ये 6 नंबर का पार्ट है, तो पार्ट नंबर 6 चल रहा है। पार्ट नंबर 6 से जिन्होंने 5 पार्ट नहीं देखे, निवेदन है कि वो पीछे का 5 पार्ट भी देखें, जिससे कि आपके बेहतर समझ में आए। आज मैं सबसे पहले इसमें लेने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या है? विलोपन अभिक्रिया, देखिए छोटे अणु होते हैं। छोटे अणु कौन से? जैसे HX मान लीजिए, H2O मान लीजिए। इनका जब निष्कासन होता है तो एल्कीन का निर्माण हो गया या और अन्य किसी पदार्थ का निर्माण हो गया, तो उस पोजीशन में देखो, ये तो पढ़ोगे आप हेलो एल्केन्स के चैप्टर में, ये पढ़ोगे आप जाकर के एल्कोहल के चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? जब HX का निष्कासन होता है। अब किसमें से निष्कासन होगा? किसमें से निष्कासन होगा? ऐसे एल्किल हैलाइड, RX लिख दिया शॉर्ट में, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो ये एल्कोहलिक KOH या NOH एल्कोहलिक, ध्यान रखना है, एल्कोहलिक जरूर लिखना। एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NOH की उपस्थिति में, मैं लिख इसलिए रहा हूं कि जिससे आपको याद रह जाए, उपस्थिति में गर्म करने पर HX का निष्कासन होता है। निष्कासन, अब देखिए निष्कासन होता है। अब निष्कासन होता है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसे हम लोग कहते हैं, इसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया कहते हैं, ये तो लिख दिया आपने। अब एक चीज और देखिए, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है। अब ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कह देते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह देते हैं। अब एक चीज ये हो गई कि बीटा विलोपन। अब ये समझ में कैसे आएगा? समझ में ऐसे आएगा कि मैं यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं। रिएक्शन में मान लीजिए मैंने लिख दिया RCH2। अब CH2 को कुछ इस तरीके से लिख दें, तो CH2 तो हो गया ना, CH2Cl, आगे भी लिख सकते थे आप। तो ये क्या हो गया? एल्किल क्लोराइड हो गया। तो एल्किल मैं लिख देता हूं, एल्किल क्लोराइड। अब इस एल्किल क्लोराइड में गौर से देखिए, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको डोनेट कर दे, अर्थात बंध को दान कर दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये Cl ले ले। लेकिन ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? ऐसा कब होगा? ये होगा एल्कोहलिक KOH या NOH, जो मैंने लिखा था। तो यहां पर एल्कोहलिक KOH ले लिया। अब देखिए यहां पर आप गौर से देखिए, मैं डॉट 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 करके लगा देता हूं निशान। यहां पर आप देखेंगे HCl निकल रहा है, मैं यहां पर लिख दिया HCl निकल गया। अब बना क्या है? इसने अपना बॉन्ड इसको डोनेट कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया भाई? एल्कीन। अगर मैं यहां पर एक कोई एग्जाम्पल और ले लूं, इसका एक एग्जाम्पल ले लूं, R क्या चीज है? पीछे भी मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं, एल्किल है। एल्किल है, आपने मान लीजिए लिख दिया यहां पर CH3 CHH CH2, ये लिख दिया Cl। तो अब यहां पर भी पोजीशन तो वही बनेगी, एल्कोहलिक KOH, HCl निकल गया। देखिए सिंपल है, HCl निकल गया। कैसे निकला था? वही पुरानी प्रोसेस, इसने अपना बॉन्ड इसको दे दिया, इसने अपना बॉन्ड
इसको दे दिया तो ये नेगेटिव हो गया, इसके साथ में KCl निकलेगा और फिर जा करके लास्ट में HCl निकलता है जा करके। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया, प्रोपीन, प्रोप 1 इन या प्रोपीन भी कह सकते थे। अब एक चीज याद रख लें, यहां पर तो साधारण बात थी, लेकिन मैं नोट लगा करके बतलाता हूं, लेकिन यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीनों का निर्माण हो सकता है, यदि हम आपसे कहें यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीनें प्राप्त होती हैं या निर्माण होता है की बात है, एल्कीनें प्राप्त होती हैं तो मुख्य एल्कीन वह होती है जिसमें डबल बॉन्ड का मतलब हो गया द्विबंध युक्त कार्बन से एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूह, अब संख्या को लिख देंगे अधिक, एल्किल समूहों की संख्या अधिक मात्रा में जुड़ी होती है, अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में या अधिक होती है, मात्रा में होती है। अब देखिए यहां पर मैंने ये लिख दिया, अब ये या तो ये विलोपन अभिक्रिया में है ही है, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, ये नियम दिया किसने, इसका नाम था सेथ-जेफ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपरों में क्या करते हैं, वो विलोपन अभिक्रिया के नाम से दें या ना दें, कई बार वो सेथ-जेफ के नियम के नाम से दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सेथ-जेफ का नियम कौन सा था, वो विलोपन अभिक्रिया में ही सेथ-जेफ का नियम था। मैंने इसीलिए लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पूरी लेक्चर लिख दूं उसके बाद ले लेना। तो यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीनें प्राप्त होती हैं तो मुख्य एल्कीन वह होती है जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन से एल्किल समूहों की संख्या अधिक मात्रा में होती है या जुड़ती है, ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा, अधिक मात्रा में जुड़ती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, अगर आपको डेफिनेशन के रूप में चाहिए कि कार्बन से एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। एक तो ये हो गया, थोड़ा सा ये डेफिनेशन क्लियर बन गई आपकी, क्योंकि उसमें मात्रा करके आपको टेंशन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने ले लिया CH3 CH2 CH Cl और ये ले लिया हमने CH3। अब देखिए CH3 को भी हमने ऐसे लिखा। अभी हम लोग जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे बीटा हाइड्रोजन, अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, बच्चों को बड़ा टेंशन होती है, सर बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये हैलोजन परमाणु देखिए, यहाँ पे Cl था, Br भी हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे Br भी ले सकता हूँ, अभी ले लेंगे। चलिए यहाँ पर आपने ले लिया, इसका नाम हो गया अल्फा, इसका नाम हो गया बीटा और इसका नाम हो गया बीटा। अब देखिए अल्फा के बाद क्या है, बीटा, ये क्या हो गया, गामा, इधर भी और होता तो क्या हो जाता, गामा, लेकिन अपने को मतलब किससे है, सिर्फ बीटा से। तो बीटा से तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका भी आप चाहें तो मैं समझाने के लिए यहां लिख देता हूं। अब देखिए अगर ये हाइड्रोजन और ये Cl निकले, किसकी प्रेजेंस में निकलेगा, वही सिंपल प्रोसेस है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में निकलेगा, गर्म कर रहे हैं, HCl निकल जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया HCl निकल गया। अब HCl निकला, क्या बना, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये देखिए 2 और 1 3 लास्ट में। दूसरी पोजीशन क्या बन सकती है, देखिए एक तो ये हो गई पोजीशन, अगर यहां पर अगर आप देखें ये Cl निकले और ये वाला हाइड्रोजन निकले,
तो क्या बनेगा, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको कितने प्रकार की एल्कीन मिली, 2 प्रकार की मिली, देखिए प्लस का निशान ये लगा हुआ है, तो 2 प्रकार की आपको एल्कीन्स मिली। अब इसमें मुख्य एल्कीन कौन सी होगी सेतजेफ के नियम के अनुसार, देखिए यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीनें प्राप्त हो रही है, देखिए इसमें क्या है, अधिक प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो रही है, कैसे हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है। अब इसमें मुख्य एल्कीन कौन सी होगी जिसमें द्विबंध कार्बन, अब द्विबंध डबल बॉन्ड ये है, इससे जुड़े ये कार्बन है, इनसे जुड़े एल्कीनों की संख्या अधिकतम होगी। देखिए आप कहने को तो क्या कह सकते हो, देखो सर ये डबल बॉन्ड है और इससे जुड़े कार्बन 1 2 3, संख्या कितनी हो गई 3, लेकिन बेटा इधर भी देखो, आप इधर देखोगे तो कितनी रह गई 1, अर्थात दोनों तरफ देखना है। यहां पर ये इंडिकेट नहीं है, यहां पर चूंकि लिख दिया है डबल बॉन्ड से इधर भी और इधर भी, तो आप संख्या देखोगे 1 2 1 2, तो दोनों तरफ 2 2 हो गया, तो अधिकतम कौन सी होगी, ये मुख्य एल्कीन हो गई, ये मुख्य उत्पाद हो गया। ये कैसा उत्पाद हो गया, अल्प। मैं यहाँ पे परसेंटेज एक बार लिख देता हूँ, ये मान लीजिए 81% प्राप्त होती है, तो ये 19% आपकी प्राप्त होती है। तो इसका नामकरण चलिए कर लेते हैं। तो नामकरण करने के लिए 1 2 इधर से डाल दीजिए, चाहे इधर से डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़रूर दिक्कत है क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 1 2 3 4, 4 के लिए क्या किस शब्द का यूज करोगे, व्यूट का। तो व्यूट, अब व्यूट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इन या 2 ब्यूटीन भी आप इसको कह सकते थे। यहां पर क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या है, मुख्य उत्पाद हमें देखना होता है। यही किसका नियम है, सेतजेफ का नियम है। यदि पेपर में सेतजेफ का नियम पूछ दिया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना, लिखने के पश्चात ये कर देना। बस यहाँ पर आपको एक बात और लिखनी है कि जब ये इस नाम से आ जाए, तब जब बीटा हाइड्रोजन युक्त ऐसी एल्कीनें, ऐसे RX जिनकी अभिक्रिया से एक से अधिक, अब ये यदि हटा देना, एक से अधिक प्रकार की एल्कीनें प्राप्त होती हैं तो मुख्य एल्कीन वह होती है। ये सब बात आप जोड़ देंगे, इसके बाद में ये एग्जाम्पल इसका लिख देंगे। तो इस एग्जाम्पल में इसको आप कर लेंगे। और अभी एक बात रह गई, मैं पीछे कह रहा था कि यहाँ पे Cl लिखा है, Cl की जगह अगर Br लिख दें तो कहाँ टेंशन है, Br लिख दीजिए। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, HCl की जगह पे क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना। तो इसका भी नामकरण आप चाहें तो कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से हम लोगों ने बना दिया मुख्य और अल्प एल्कीन। तो अब ये एल्कीनों का फॉर्मेशन हो गया। ये थी विलोपन अभिक्रिया। अब हम लोग सेकंड नंबर ले लेते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा, तो इसको 1 2 बार देख लेना तो यहीं से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, 11वीं क्लास में भी थी। अब यहाँ पर आप दूसरा नंबर देखेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर आप उठा करके देखो, 2-1 साल में इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आई हुई है, जिसमें मैं सबसे पहले ले लेता हूं, A नंबर डाल दें, B नंबर डाल दें, एक ही बात है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नेम रिएक्शन, इसके डाल देते हैं वुड्स अभिक्रिया। अब इस वुड्स अभिक्रिया में क्या है, वुड्स रिएक्शन में धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे। धातु कौन सी है, Na है। कौन सी धातु है, Na। किसकी प्रेजेंस में होगी, ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे, देखिए कैसे, आप लोगों ने ले लिया RX, 2 मोल लिए इसके, 2Na। अब 2 मोल लिए तो देखिए कैसे लिख लेंगे, हमने समझने के लिए इस तरीके से लिख दिया।
शुष्क ईथर ले लिया। जितनी भी धातुओं की अभिक्रियाएं अधिकांशतः ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती हैं अभिक्रिया। अब ये क्या हुआ, 2NaX निकल गया, यहाँ पर लिख दिया हमने समझने के लिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। और एल्केन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एल्केन का निर्माण हो गया। अगर वो ये आपसे पेपर में कह दे कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है या कराई जाती है, तो आपका जवाब होगा एल्केन का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे इसका नाम जो है ना पेपर में वुड्स अभिक्रिया के नाम से बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो वुड्स अभिक्रिया पूछ दे तो भी आपको याद रखना है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। बस खाली आपको मोल ध्यान रखने हैं, 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स ले लिया? बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। आपने ले लिया, मान लीजिए मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड है 2Na। अब मैथिल क्लोराइड के भी कितने लिए? 2। सिर्फ समझने के लिए कि रिएक्शन ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए, इसके लिए हमने ऐसे कर दिया है। अब देखिए Na कैसे होते हैं? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। Cl इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और नेगेटिव बन जाता है। और ये क्या निकाल देते हैं? अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये NaCl निकल गया, 2NaCl। देख गिनती कर लीजिएगा, 2Na। देखिए Cl के भी कितने हैं? 2 हैं। अभी बना क्या? देखिए CH3, एथेन का फॉर्मेशन हो गया, C2H6 एथेन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप चाहें तो यहां पर CH3 CH2 भी ले सकते थे। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल्स आप स्वयं भी बना सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर यहां पर आपने सेम लिया है, अगर आप डिफरेंट ले लेते, अलग अलग ले लेते तो क्या होता? तो बहुत कठिन जवाब नहीं है, तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता, यानी विभिन्न प्रकार की एल्कीनें बनती, एल्केनें बनते। देखिए कैसे, यहां पर हम लोग लिख करके देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा RX प्लस Na लिखा प्लस XR डैश। देखिए दोनों अलग अलग हैं, यहां पर डैश लगा दिया हमने और यहां पर ये लिख दिया, तो दोनों अलग अलग हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ऊपर आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे थे भाई? ड्राई ईथर की। तो यहां पर भी क्या है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म कर रखा, और गर्म करते ही क्या हुआ? ये देखिए NaX निकले। लेकिन कहने को तो आप क्या कह सकते हो, देखना NaX निकल गया सर, NaX निकल गया। अब NaX 2 निकल गया, बिल्कुल निकल गया। बोले सर आपका बन गया RR डैश, बिल्कुल सही है, RR डैश तो बना, लेकिन याद रखना यहां पर क्या होगा? RR डैश के साथ में यहां पर RR भी बनेगा और R डैश R भी बनेगा, अर्थात इन सभी का मिश्रण एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये याद रखना, जब हमने अलग अलग एल्किल समूह ले रखे हैं उस कंडीशन में वुड्स अभिक्रिया इस तरीके की होगी। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर, तो 2 हो गए, समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं लिथियम। लिथियम नाम सुना है ना, Li। लिथियम धातुओं के साथ अभिक्रिया, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया भाई? क्या पढ़ रहे हो आप? निश्चित रूप से आपको याद है एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं सर, और एल्किल हैलाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया है। देखिए क्या किया हमने ले लिया RX प्लस हमने ले लिया Li। मान लीजिए हमने ले लिया 2Li, 2 ले लिए। ध्यान रखना रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में ही है, शुष्क ईथर है। अब ईथर की प्रेजेंस में हुआ, देखिए कार्ब धात्विक यौगिक बनेगा। अब ये क्या बन गया? RLi या LiR भी लिख सकते हो, तो RLi प्लस LiX का निर्माण हो जाता है।
तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे RLi और LiR ये प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम का निर्माण हो जाता है। इसको लिथियम हैलाइड कह देते हैं, इसको कह देते हैं लिथियम हैलाइड। अब यहां पर गौर से देखिए आप, अगर मैं यहां पर, चलिए ये ले लिया हमने CH3, ये ले लिया Cl, 2Li ले लिया, ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, CH3 Li प्लस LiCl, लिथियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया, मैथिल। अब मैथिल, और ये क्या चीज़ है, लिथियम, ऊपर लिथियम था ना, तो इसको भी क्या कह सकते हो, मैथिल लिथियम का निर्माण हो जाता है। तो ये कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्बन और धातु साथ में है, तो इसका नाम हो जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। तो निश्चित रूप से आपकी ये समझ में आ गया होगा। आर की जगह पर आप चाहें तो क्या ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते थे। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं 4 नंबर, जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ Zn के साथ किसकी अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया। अब पेपरों में ऐसे तो वो नहीं पूछते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इतना सिंपल पूछ देंगे तो सभी बच्चे बतला देंगे। वो लोग क्या करते हैं, इसका नाम रख देते फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण करो, ऐसा पेपर में दे देते हैं। अब फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण करो, एक साथ झटका सा लगता है, बोले ये कहां से आ गया, कुछ नहीं था, जिंक के साथ RX की अभिक्रिया थी। अब यहां पर भी बिल्कुल सिंपल है, क्या किया देखिए, मैं एक बार लिखता हूं, आपने ले लिया RX प्लस जिंक। अब जिंक ले लिया आपने, मान लीजिए ये ले लिया जिंक प्लस, अभी इसको बैलेंस करते हैं, XR। अब आप ये कह सकते हो सर ये निकल गया और ये RR जुड़ गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, 2 लेना पड़ेगा, और ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और ये देखिए क्या बनाएगा, ZnX2, तो Zn के ऊपर कितना होता है, प्लस का 2, और X के ऊपर कितना होता है, माइनस का 1। अगर यहां पर +1 होता तो निश्चित रूप से ZnX निकल जाता, इसलिए यहां पर ZnX2 निकलता है, ये याद रखना, ZnX2। और क्या बन गया यहां पर, देखिए ये बन गया RZnR। अब देखिए डाई एल्किल और जिंक, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक नाम दे देते हैं। अब फ्रैंकलैंड अभिकर्मक नाम दे दिया। अब इसमें आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, इसकी जगह चलिए लिख दिया Cl प्लस 2Zn प्लस ये लिख दिया Cl CH2 CH3, डाई ईथर ले लिया, डाई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो देखिए क्या बन गया, CH3, शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा सा, C2H5 Zn C2H5। जब भी सूत्र लिखें तो ऐसे नहीं लिखें आप, तो CH3 CH2 करके ही लिखें, मैंने थोड़ा जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब ये होगा ZnX2। अब X2, अब यहां पर X क्या ले रखा है आपने, X निश्चित रूप से आपको याद है Cl ले रखा है, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बन जाता है। और ये क्या बन गया, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। तो ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बन गया, इसको हम लोग क्या कहते थे, डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक और लास्ट चलते चलते रिएक्शन ले लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ दें, मैग्नीशियम के साथ में है रिएक्शंस, गिरग्नार अभिकर्मक का निर्माण है, तो ले लेते हैं। RX की Mg के साथ अभिक्रिया सभी चैप्टरों में ज़्यादातर आती है, के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल ले लो, चाहे ये वाला चैप्टर ले लो,
कोई सा भी चैप्टर उठाओ, ग्रिग्नार अपकर्मक जरूर आपको मिल जाएगा के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान से रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास में भी था, 12वीं में भी है। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बतला देता हूँ। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, RNGX। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है, ये तो होता है पॉजिटिव, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव। ये बहुत ध्यान रखना। इसको हम लोग कह देते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम है इसका, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कह देते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। चलिए CH3 ले लीजिए, चाहे CH3 CH2 ले लो, एक ही बात है। तो आपने CH3 ले लिया, यहाँ पर ले लिया Cl प्लस Mg ले लिया, शुष्क ईथर ले लिया, तो क्या बन गया ये CH3MgCl। तो ये क्या हो गया, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये देखिए, मैंने बिना सांस लिए लगातार आपको लिखता रह रहा हूँ, समझाता रह रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। पढ़ लो, आपका टाइम एक एक मिनट जो है ना वो काम में आ जाए। तो आप लोग जो है ना बढ़िया से याद करना। ये अभिकर्मक है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, अभिकर्मक, नहीं कन्फ्यूज़न में आ जाओ। तो ये क्या हो गया, CH3Cl मैथिल क्लोराइड, नाम याद है आपको, मैथिल क्लोराइड। यहाँ पर आपने देखा मैग्नीशियम है, और यहाँ पर भी आपको याद है कि शुष्क ईथर है। तो इस तरीके से आपने ग्रिग्नार अपकर्मक के साथ अभिक्रिया की। तो बच्चों, समय का आपने सदुपयोग किया। थैंक यू वेरी मच।